Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। तो हमारी जो मच अवेटेड सीरीज़ है लेट्स कंपाइल ऑडिट विद ईज बाय सौम्या अग्रवाल वो अब स्टार्ट होने वाली है। एंड आई होप कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड आंसर टाइप वीडियो है वो आपने देख लिए। जो भी वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आप इन पेपर सोल्यूशन की वीडियोज़ के साथ स्टार्ट करना। बिकॉज उसमें मैंने आपको बताया है एक प्रॉपर गाइडेंस किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से इन वीडियोज़ को यूज़ करना है। और उसमें ही एक और सीक्रेट भी छुपा हुआ है जो वो आप वीडियो देखोगे तभी पता लगेगा। उसके बाद में आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसा वहाँ बताया वैसा कर देना। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ के साथ में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव वन क्लैरिफिकेशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दैट जो भी क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट के लिए यानी कि न्यू कोर्स में एप्लीकेबल हैं, मैंने इन पुराने पेपर से सिर्फ वही क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। जो भी क्वेश्चंस नहीं हैं वो कट करवा दिए हैं वीडियो में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जब भी देने वाले हैं 2026 में 2027 में आराम से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। कोई भी अगर अमेंडमेंट्स होंगे चेंजेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोज़ आगे अपडेट करूँगी। बट एज ऑफ नाउ ये वीडियोज़ आपके मई 26 अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए आराम से एप्लीकेबल है। सो यू कैन ईजिली वॉच इट विद नवंबर 2023 पेपर ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। तो हम लोग जैसे हर वीडियो में कर रहे हैं वैसे इस वीडियो में भी लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है। तो हम लोग जिन जिन क्वेश्चंस का हमें मिलेगा ना उसका लिख देंगे, जो नहीं मिलेगा वो हम डिटेल में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब वी कैन आइडेंटिफाई। तो इसमें लास्ट लाइन से आपको ज़्यादातर पता लग जाएगा। नाउ हियर इट इज रिटन व्हाट डू यू थिंक दैट द फर्म शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म इन एवरी assignment and how does an engagement partner ensure the compliance of independence discuss with reference to relevant SA। अब देखो यहाँ पर ना हम लोगों का एक तो आएगा SQC 1 और एक आएगा SE 220, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इंडिपेंडेंस की। अभी हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे दैट क्या क्या हमें लिखना है। Now next question जो है it was about suggest him as to how he should deal with such risks। तो यहाँ पे बात हो रही है रिस्क की और यहाँ बात हो रही है फेयर वैल्यू एस्टिमेशन की। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी ऐसे 540 की। नाउ थर्ड इज एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो ओपिनियन है तो ये शायद यहाँ 700 सीरीज की बात कर रहे हैं। ऑल्सो अभी हम सिर्फ लास्ट लाइन लेकर ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हमने गलत भी आइडेंटिफाई करा होगा ना तो अभी हम जब डिटेल में रीड करेंगे ना तो कर लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि हमने जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार करे। तो सबसे पहले रिकमेंडेड यही रहता है मेरी साइड से कि आप उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो जो टॉपिक्स आपके सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उससे आपको एक बूस्ट मिलता है ऑडिट के पेपर में कि मुझे इतना पोर्शन जो है आता है, राइट। नाउ 2A वाला जो क्वेश्चन है इट इज अबाउट ऑडिट एविडेंस और ये फिजिकल इन्वेंट्री और इन सब के बारे में बात कर रहा है। सो दैट मीन्स इट इज अबाउट SA 501 बिकॉज उसी में ही ये होता है। देन 2B वाला जो क्वेश्चन है इट इज अबाउट इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स यू नीड टू टेक करेक्ट द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम और इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो अभी हम नहीं बता सकते किसका है ये। देन ये ओपिनियन पैराग्राफ हमें फ्रेम करना है। सो दिस इज अबाउट रिपोर्टिंग एंड 700 की सीरीज लगेगी इसमें। उसके बाद थर्ड पूरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में अब नहीं है। ये लास्ट पेपर ऐसा है, फिर मई 24 से तो सारे क्वेश्चंस एप्लीकेबल होंगे। एनपीए के बारे में बात हो रही है। सो दिस इज अबाउट बैंक ऑडिट। देन प्लीज़ अगर आपने नोट्स नहीं रख रखे अपने पास तो नोट्स रख लीजिए, आप जिन भी नोट्स से पढ़ रहे हो, क्योंकि उसमें आप मार्क करते रहोगे साइमल्टेनियसली तो अच्छा रहेगा। देन आपका फिफ्थ का सी इज़ फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स और सिक्स्थ का इज़ फ्रॉम ग्रुप ऑडिट। इस पेपर में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस कट हो गए। मई 24 वाले पेपर से आपको एक्जैक्टली पता लगेगा कि किस टाइप का पैटर्न आते हैं क्वेश्चंस का। वैसे तो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है बट स्टिल एक आइडिया लग जाएगा। Here you have to write the type of investigations. So I guess this is from the topic of investigation। और उसके बाद में प्रोविजंस ऑफ ICI, इनकम टैक्स अपील, ये आपका अलग अलग एक्ट्स के बारे में। तो शायद ये प्रोफेशनल एथिक्स या फिर ये कंपनीज एक्ट के बारे में होगा। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा।
चलो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने आपको बोला SQC1 और SC220, हाँ मैंने दोनों लिखवाया। अब वो मैंने क्यों लिखवाया ना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है SQC1 तो सारे टाइप के एंगेजमेंट्स में लगता है, लेकिन जो SC220 है वो स्पेसिफिकली आपका ऑडिट पे लगता है। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में दिया है डिस्कस विद रेफरेंस टू रेलेवेंट एसे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बात करी है वो बात करी है इंडिपेंडेंस की। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे बात इन्होंने ऑडिट लेवल की करी है, तो बिकॉज SQC1 तो सभी एंगेजमेंट्स में लगता है ना, तो जब भी आपको लगे कि वो टॉपिक्स आपके SQC1 में भी हैं, तो इट्स बेटर कि SC220 और SQC1 दोनों के रेफरेंस में आंसर लिख करके आओ। बिकॉज यू नेवर नो कि आंसर की में क्या लिखा है, और आपने अगर SC220 के बारे में ही लिख दिया और SQC1 को स्किप कर दिया, तो देर आर चांसेस कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या है। तो एसएस लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी जो है ये मेसर्स जेड एंड कंपनी एज ऑडिटर्स को इन्होंने मतलब अपने ऑडिटर बनाया है। नाउ मिस्टर क्यू जो है एक सीए है, ये इसने रिसेंटली फर्म को ज्वाइन करा है और ये एंगेजमेंट पार्टनर बना है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि ये नेसेसरी है कि हमको जो है इंडिपेंडेंट रहना है, ये बात समझता है ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है। लेकिन ही कुड नॉट फाइंड एज सच एनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि अवेलेबल है विद द फर्म इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। मतलब इसमें यह है कि मिस्टर क्यू को ये तो पता है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, बट उनको कोई भी ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स नहीं मिली है। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि फर्म के पास में क्या इस चीज़ की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए थी कि इंडिपेंडेंस इंश्योर हो? और अगर हाँ, तो आपको वो बताना है और किस तरह से एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करे कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस के साथ में कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड यू हैव टू टेल इट विद रेफरेंस टू दी रेलेवेंट एसेज। तो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट SQC1। सो SQC1 का नंबर और नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स। सो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स। अब इसमें क्या बात होती है इंडिपेंडेंस के बारे में, तो इसमें आपकी बात होती है अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स में ही इंडिपेंडेंस से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स क्या हैं कि ये कोड बोलता है कि फर्म शुड इस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, फर्म को स्टैब्लिश करने चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। 3 बातों के लिए, क्या क्या 3 बातों के लिए, कि वो जो है अपने पर्सनल को, अपने लोगों को कम्युनिकेट कर रही है इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस टू इट्स पर्सनल, पर्सोनल मतलब लोग कंपनी के। देन अगर कोई भी थ्रेट्स हैं इंडिपेंडेंस को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट ऑब्वियसली पूरा तो नहीं हो सकता, इसलिए उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल पे लेकर के आना है सेफ गार्ड्स लगा करके। ठीक है। और उसके बाद में आपको ये लिखना होगा कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जिस तरह से मतलब एक थ्रेट रहता है ना अगर वो 7 साल से ज़्यादा रहता है, तो एंगेजमेंट पार्टनर लिस्टेड एंटिटी क्योंकि यहाँ बात हो रही है, तो वो 7 साल के अंदर अंदर उसका क्या होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है फर्म को ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने होंगे। ये किस में दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका SQC1 में। ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि ऐसे 220 में क्या बात हो रही है। तो 220 क्या बोलता है वो मैं आपको बता देती हूँ, और ये प्लीज़ आप लिख लो, अगर आपको नहीं पता है आंसर तो बेटर रहेगा लिख लो, और अगर पता भी है तो आप खुद से लिखो वीडियो पॉज करके, बट लिखो जरूर। SQC सॉरी SC220 क्या बोलता है, सबसे पहले SC220 का नंबर, देन उसका नेम, उसका नेम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म, नहीं, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और SQC1 का अगर आपको पूरा नाम पता है तो वो पूरा नाम लिख देना, मतलब क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म लिख देना। नाउ ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इंगेजमेंट पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे 220 बता रहे हैं कि इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उसको ये इंश्योर करना है कि क्या वहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा, तो उसको कंप्लाइंस देखनी है विद दी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या उसको कैसे देखेगा वो सबसे पहले तो जाएगा और वो क्या लेगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा कि भाई आप इंडिपेंडेंट, मतलब मैं किस तरह से इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा, तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म से ही तो लेगा ना। तो जिससे कि उसको ये पता लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से थ्रेट्स आ रहे हैं मेरे इंडिपेंडेंस पे। देन उसके बाद में वो जो उसने इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करी थी, क्या आप उसे उसी पे ट्रस्ट कर लेगा, नहीं, उसको इवैल्यूएट करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा इंफॉर्मेशन को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से थ्रेट आ रहे हैं। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। उसके बाद में अगर उसको लग रहा है कि वहां पर क्या है, वहां पर कुछ थ्रेट्स हैं, तो फिर उनको क्या करेगा, एक्शन लेगा टू
एलिमिनेट दोज थ्रेट्स। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों का एक बार डिफरेंस बता देती हूँ। देखो डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पे फर्म की बात हो रही है कि फर्म को ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं जिससे कि वो जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स है वो अपने लोगों को बता रही है। देन जो भी थ्रेट्स हैं उनको एक्सेप्टेबल लेवल पे ला रही है, और वो कैसे रिव्यू करेगी और ये सब चीज़ें सेफगार्ड्स लगाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट पार्टनर जो है लिस्टेड एंटिटी का, वो 7 साल के अंदर रोटेट होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है फर्म लेवल की SQC 1 पे। ये सारी चीज़ें तो मतलब सारे ही एंगेजमेंट्स पे अप्लाई होती हैं जिन जिन एंगेजमेंट्स में भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या बात हो रही है ऐसे 220 में कि एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंगेजमेंट पार्टनर को अगर ये लग रहा है कि मैं यार इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर आप एक्सेप्ट ही मत करो ऑडिट। तो ये चीज़ उसको देखनी होगी, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करेगा, इवैल्यूएट करेगा। अगर उसको लगेगा सेफगार्ड्स लगा करके मैं इन थ्रेड्स को एक एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आ पा रहा हूँ, देन वेरी गुड, अदरवाइज डू नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, देखो अभी तक मैंने आंसर नहीं पढ़ा है, एंड ये मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो इसमें हमारे दो क्वेश्चन हैं कि वाई डू यू थिंक दैट द फर्म शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर। तो वाई का आंसर ये है क्योंकि ये SQC 1 में एथिकल रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ हाउ डज एन एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर द कंप्लायंस, तो ये किस में लिखा है, ये लिखा है ऐसे 220 में। इस वजह से यहाँ पे दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं। अब एक बार मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। तो देखो सबसे पहले इन्होंने SQC 1 के बारे में करा है, तो इन्होंने SQC 1 का यहाँ पूरा नाम लिखा है। ठीक है। तो SQC 1 में फर्म शुड स्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइडेड विद रीजनेबल एश्योरेंस कि जो फर्म है उसके पर्सनल जो है वेर एवर एप्लीकेबल और अदर सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड एक्सपर्ट्स, देन ये मेंटेन कर रहे हैं। और ये जो है कि इनेबल कर रही है फर्म को टू कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस टू दी पर्सनल, आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट द सर्कमस्टांसेस। और इसमें आप वो वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो 7 years की रोटेशन वाला। उसके बाद में ऐसे 220, तो ऐसे 220 में क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑब्टेन करे, इवैल्यूएट करे और टेक टेक करे अप्रोप्रिएट ऑप्शन, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट दोस थ्रेट्स। तो यही इसमें दे रखा है। इसमें कुछ भी आपको अलग से केस का एनालिसिस नहीं करना, बिकॉज इट वाज नॉट एक्चुअली अ केस बेस्ड क्वेश्चन, बट इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा हमने सीधा सीधा से बता दिया। ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको वो कीवर्ड्स लिख करके दिए थे उसको ही थोड़ा और बेटर आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर देना, एंड यू विल बी गुड टू गो। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, एंड वीडियो पॉज करके आई वुड रिक्वेस्ट यू कि SQC 1 और इसी 220 में जहाँ पे भी ये वाले टॉपिक्स दे रखे हैं वहाँ लिख लीजिए November 23, सो दैट आप जब रिवाइज करोगे ना तो आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी कि किस तरह से क्वेश्चन हमको पूछा गया था, अगर ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो। फिर उसके बाद में हम बढ़ते हैं ऐसे 540 पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। मिस्टर बेल एक CA हैं और वो अपॉइंट हुए हैं एज द ऑडिटर ऑफ हेल्दी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। नाउ द कंपनी परचेजेस वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू फ्लावर, ग्रेन से फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं ये। नाउ व्हाइल ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, ही फाउंड कि जो एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें कुछ लूप होल्स हैं at various points in the purchase process, as the company is required to make certain material assertions in financial statements on the basis of fair value estimation. तो जब ये ऑडिट कर रहे थे ना तो इन्होंने देखा, इन्होंने कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझा और इन्होंने देखा कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस प्रोसीजर ही कर रहे थे तो वहाँ कुछ इनको लूप होल्स मिले। कहाँ लूप होल मिले, इन द परचेज प्रोसेस। और जो कंपनी है उसको कुछ मटेरियल एजर्शंस जो है करनी होंगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द फेयर वैल्यू एस्टिमेशन ना। CFL ने देखा कि यहाँ पे जो है रिस्क है ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी ने ना फेयर वैल्यू एस्टिमेशंस लगा रखे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि किस तरह से वो डील करेगा उन रिस्क के साथ में, एंड यू हैव टू एल्यूडिकेट एल्यूकिडेट सॉरी एल्यूकिडेट विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट एसे। तो अब ये ऐसे 540 का क्वेश्चन है, और ये 540 का क्वेश्चन जो है ये कहाँ से है कि जो भी ऑडिटर ने असेस करा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एस्टिमेट की वजह से, तो फिर वो उस पर क्या एक्शन लेगा। तो ये एक ऐसे 540 का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये एक और टॉपिक से लिंक है, मैं आपको दोनों की ही ना मेमोरी टेक्निक बता देती हूँ, तो उससे आपको याद हो जाएगा। देखो आंसर 1B ये मैं थोड़ा टाइम लगा के ही डिस्कस करना चाह रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ अगर रिपीट हो तो उसमें कोई गलती ना करूँ। तो देखो सबसे पहले ना क्या होता है कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना होता है अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि उसको ये पता लगता है कि क्या क्या वहाँ पर रिस्क है ऑडिट एस्टिमेट्स की वजह, सॉरी ऑडिट एस्टिमेट्स कह रही हूँ, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से। ठीक है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से क्या क्या वहाँ रिस्क है, तो ये चीज़ उसको इवैल्यूएट करना होता है। तो जैसे ऑडिटर गया, ठीक है, ये ऑडिटर है, ये गया फर्म में, अब इसको कुछ पता नहीं है, ये क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है अंडरस्टैंडिंग को।
ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। ना कैसे करेगा ये, चलो ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो ठीक से हैं या नहीं है ना, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बने होते हैं, एफआरएफ के बेसिस पे बने होते हैं। देन उसके बाद में ये देखेगा, ऑडिटर की बात कर रही हूँ मैं, कि किस तरह से मैनेजमेंट उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करता है जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाने की नीड आ रही है। तो किस तरह से वो उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, किनको, उन ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको मैनेजमेंट से बात करनी होती है, यानी कि इंक्वायरी करनी होती है। तो दो चीज़ें मैंने बता दी, एफआरएफ की रिक्वायरमेंट और इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट कि मुझे ये बताओ कि ये जो भी तुमने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाए हैं तो पता कैसे लगता है कि मुझे किस ट्रांजेक्शन पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाने हैं। उसके बाद में वो क्या करेगा, जब वो ये सब देख लेगा कि ओके ओके ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं, फिर वो ये देखेगा कि एक्चुअली इनका प्रोसेस क्या है, एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या है, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इट्स वेरी सिमिलर कि आप जो हो लाइक कोई स्वीट डिश या कुछ भी आप उसका प्रोसेस देख रहे हो उसको बनाने का, तो आप जैसे पूछते हो ना लाइक अपनी मम्मा से, पापा से, या जो भी उस डिश को बनाना जानता है कि हाउ डिड यू लाइक एस्टिमेट कि मुझे इसमें कितनी चीनी डालनी है, कितना दूध डालना है, कितने घी पड़ेगा इसमें। तो वो लोग बोलते हैं ना कि ये अगर आपको ऐसा लगे तो आपको उसको और चलाना है, लाइक देर आर अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स इन कुकिंग ऑल्सो ना, कि कितने आपको सिम करना है, कब कितना उसको चलाना है, क्या कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। तो सिमिलर वे में आप मैनेजमेंट से ये पूछते हो कि मैनेजमेंट आप मुझे ये बताओ कि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि मुझे किस ट्रांजेक्शन पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाने हैं। तो मैनेजमेंट आपको बताएगा, फिर जब वो बता देगा तो फिर आप उनकी एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस देखोगे कि उन्होंने क्या मेथड लगाया, कंट्रोल्स क्या लगाए, क्या एक्सपर्ट इन्होंने रखा था, फिर क्या एजम्पशंस इन्होंने ली, फिर अगर प्रायर पीरियड में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने उसका क्या देखा, और फिर अगर कोई एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी है तो उसका उन्होंने क्या किया। ये क्वेश्चन तो था एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस का, ये May 22 में आया था, May 22 में याद करो, है ना। तो उसमें हम लोगों ने यही तो देखा था कि क्या एक्सपर्ट इन्वॉल्व थे, क्या मेथड लगाया, क्या चेंज आया, क्या अनसर्टेनिटी का इफेक्ट है, उन्होंने कैसे असेस करा। तो ये सब मैनेजमेंट कब करता है, ये सब मैनेजमेंट करता है जब वो अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा कि वहाँ पर रिस्क तो नहीं है। अब जब ये अंडरस्टैंडिंग लेके मैनेजमेंट को, सॉरी ऑडिटर को ये पता लगा कि इनके दो इसमें मुझे झोल लग रहा है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में ये था कि उसको लूप होल्स पता लगे। तो लूप होल्स उसको कब पता लगे होंगे ना, लूप होल्स उसको यहाँ पता लगे होंगे ना। ये सब आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपको एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये बताया। अब आपको जो लिखना है मैं वो बता रही हूँ। तो ये जो हमने पीछे सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ली ना, ये जब हमने इसका लूप होल्स हमने आइडेंटिफाई करा, सपोज ये अंडरस्टैंडिंग जब हमने ली तो हमें पता लगा कि यहाँ क्या हो रहे हैं, लूप होल्स हो रहे हैं। अगर सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो नो नीड टू वरी, बट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लूप होल्स होंगे तो क्या करोगे। तो आपको डील करना होगा विद दी असेस्ड रोमम ना, दिस इज योर मेन आंसर। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, असेस्ड रोमम से कैसे आप डील करोगे, तो इन्हीं का ही रिप्लाई है, ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली ना, इन्हीं का ही रिप्लाई है। तो पहले पार्ट में, पहले पॉइंट में क्या देखा था, एफआरएफ का, तो यहाँ पे भी आप यही देखोगे कि बेस्ड ऑन दी असेस्ड रोमम कि क्या मैनेजमेंट ने रिक्वायरमेंट्स जो थी एफआरएफ की उनको ठीक से अप्लाई किया है क्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि मैनेजमेंट किस तरह से आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ कहाँ उसको अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाना है। तो आप ये देखोगे कि क्या जो भी मतलब मेथड्स हैं, वो उस पॉइंट के लिए हमें मतलब कोई भी यहाँ रिस्पॉन्स नहीं करना, कि क्योंकि ये तो हमने इंक्वायरी ही कर ली कि किस किस ट्रांजेक्शन में करा रहे हैं। अब फिर हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस पे। तो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में क्या था कि जो भी मेथड्स हैं क्या वो ठीक है या नहीं है, तो क्या वो अप्रोप्रिएट है और क्या वो कंसिस्टेंट है, हम ये चीज़ देखेंगे बेस्ड ऑन दी असेस्ड रोमा। ठीक है, तो ये सब ऑडिट डिटरमाइन करेगा। देन जब वो रिस्पॉन्ड करेगा ना सेसिस्टोमम को, मतलब उसने जैसे क्या करा ना, उसने अंडरस्टैंडिंग ले ली और उसने ये सारी चीज़ें चेक कर ली। अब उसने देखा कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑडिटर को ये करना होगा कि उसको देखना होगा कि जो भी इवेंट्स हैं अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो क्या आपको ऑडिट एविडेंस देते हैं रिगार्डिंग दी अकाउंटिंग एस्टिमेट। बिकॉज अगर आपको इसके ऊपर कुछ बताना है कि रिस्क जो है हाई है या नहीं है, या फिर ये अकाउंटिंग एस्टिमेट ठीक है या नहीं है, तो आपके पास में एविडेंस होना चाहिए। तो क्या आपको एविडेंस मिल रहा है, अदरवाइज आपके लिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो जाएगा। देन सेकेंड थिंग इज कि आप जो ये देखोगे कि किस तरह से मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं और क्या क्या डेटा का बेस था।
तो मेथड पे ही आपको ये बताना है कि किस तरह से उन्होंने वो बनाए हैं एंड क्या उनका डेटा का बेस था, यानी कि इसी पॉइंट्स का इलेबोरेशन कि क्या जो मेथड था वो अप्रोप्रिएट था, क्या एजम्पशंस रीजनेबल थे। उसके बाद में जो कंट्रोल्स हैं, ये वाला एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की ही यहाँ पे बातें हो रही हैं कि जो कंट्रोल्स हैं क्या वो इफेक्टिव हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। रुको मैं एक बार दोबारा से समराइज करा देती हूँ। हमने 3 पॉइंट पढ़े थे अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था एफआरएफ का। तो जब वो रोमम असेस करेगा ना, तो वो डील कैसे करेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये अप्रोप्रिएटली अप्लाई हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसकी वो चेक करेगा, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बोला कि कोई भी हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखना है। थर्ड पॉइंट जो था, क्योंकि ये इंक्वायरी वाला पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस था ना, इसमें हमें हर पॉइंट के बारे में लिखना है कि क्या जो मेथड्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, एजम्पशंस जो हैं क्या वो रीजनेबल हैं, कंट्रोल्स जो हैं क्या वो इफेक्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या आपको एविडेंस मिल पा रहा है अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिससे आपको एविडेंस मिल पा रहा है फॉर दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है? तो बस इतना सा है इसमें, सिर्फ इतना सा है, ठीक है? जो मैंने पीछे बताया वो नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है। अब एक बार मैं आंसर दिखा दे रही हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है इसमें। देखो, सबसे पहले ऐसे का नंबर और नाम, ये बहुत जरूरी है। अब उसके बाद में वाइल रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रिस्पॉन्डिंग की, असेसिंग की नहीं हो रही है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था वो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग था, यहाँ पे बात हो रही है रिस्पॉन्डिंग की, राइट? तो वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रोमम, हमने यहाँ असेस कर लिया, हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली। ऑडिटर को डिटरमाइन करना होगा वेदर इन द ऑडिटर्स जजमेंट एनी ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड हैव हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी गिविंग रिस्क टू सिग्निफिकेंट रिस्क। तो उसको ये सब आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या जो मैनेजमेंट है उसने रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ, ये जो हमारा क्या था फर्स्ट पॉइंट था, याद आया? अब मैंने से आपको दोनों टॉपिक याद करा दिए। देन सेकंड पॉइंट के लिए हमें कुछ नहीं लिखना है। देन थर्ड पॉइंट में क्या है कि क्या जो मेथड्स हैं वो अप्रोप्रिएट है, तो जो मेथड्स हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है और क्या वो अप्लाई हुए कंसिस्टेंटली। फिर उसके बाद में ना इन्होंने थोड़ा सा यहाँ प्रेजेंटेशन को चेंज करा है, जैसे इन्होंने बेस्ड ऑन असेस रोमम पहले ऑडिटर ये डिटरमाइन करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा। तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? रिस्पॉन्ड में उन्होंने लिखा है कि क्या जो इवेंट्स हैं वो अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसको एविडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर टेस्ट करो किस तरह से मैनेजमेंट ने करा है, मतलब जो मेथड लगाया है मेजरमेंट का वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, एजम्पशंस जो है वो रीजनेबल है या नहीं, देन कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है? देन डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ और अरेंज टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स पॉइंट एस्टिमेट फॉर दिस पर्पस। ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक बताया था, तो ये सारे पॉइंट जब आप लिखोगे तभी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल ही जाएंगे। ये पॉइंट इसमें दिया है तो डिस्कस कर लेते हैं कि डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट और अरेंज टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स पॉइंट एस्टिमेट। नाउ फॉर दिस पर्पस जब जो ऑडिटर है वो यूज कर रहा है assumptions को या मेथड्स को दैट डिफर फ्रॉम मैनेजमेंट्स, तो ऑडिटर शिल obtain an understanding of management's assumptions or methods sufficient to establish that auditor's point estimate or range takes into account relevant variables and to evaluate any significant differences from management point estimate। मतलब कि कुछ estimates जो है वो ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ estimates मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उनका डिफरेंस, ठीक है? नाउ व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स कि इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज अ रेंज, the auditor shall narrow the range based on audit evidence available until all outcomes within the range are considered reasonable। तो वो यहाँ पे ये देखेगा, वो मतलब एक रेंज बनाएगा और ये देखेगा कि क्या मैनेजमेंट पॉइंट जो है वो मतलब कितना उसका एस्टिमेट का रेंज हमसे डिफर कर रहा है, तो एक रेंज बनाएगा। तो ये पॉइंट में यही कह रहा है, बट मैंने इसको याद नहीं कराया बिकॉज आप इतना भी लिखोगे तब भी सफिशियंट रहेगा। तो 3 पॉइंट्स याद रखना, यही वाली जो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग थे, और ये जो रिस्पॉन्स है ना ये इन्हीं अंडरस्टैंडिंग का ही क्या है, ये रिप्लाई है एक तरह से, कि जब आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपको कुछ एडवर्सिटी दिखी तो किस तरह से यू हैव टू रिप्लाई, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगा दिया बिकॉज मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा ट्रिकी है आपके लिए, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा टाइम लगा दिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप दैट यू आर ओके, क्योंकि आपका भी ये वीडियो देखने का यही ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको भी अच्छे से आंसर्स आ जाए। और अगर लग रहा है कि नहीं यूजफुल है तो थोड़ा आगे बढ़ा दो। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 1C। इसमें क्या है? ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है विच प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर्स विद कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर। नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 एंड अ ईयर आफ्टर दैट कंपनी को बहुत लॉस हो गए ड्यू टू विच इट वेंट अंडर कॉस्ट कटिंग रिजीम। तो ये ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है, ये कस्टमाइज पैकेज देती थी टूर के लिए, लेकिन कोविड की वजह से इनको लॉस हो गया। नाउ एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कंपनी ने अडॉप्ट करी वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस, वन ऑफ व्हिच वाज अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इन्होंने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया। नाउ इंटरनल ऑडिटर ने ऑब्जर्व करा दैट द कंपनी हैज गिवन अ ह्यूज हॉल फॉर प्रोवाइडिंग अ जिम फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉयज। तो इंटरनल ऑडिटर ने ऑब्जर्व करा कि जिम जो है सिर्फ 1 या 2 दिन ही यूज होता है वीक में ऑन एवरेज बेसिस बाय एम्प्लॉयज। मतलब इस कंपनी ने ना एक जिम खोल रखा था अपने एम्प्लॉयज के लिए, और ये इंटरनल ऑडिटर ने ऑब्जर्व करा 1 या 2 दिन ही यूज होता है ये।
on an average. Now, there is huge balance lying in the company's bank account, but the management could not take a decision regarding investing the same. Now, due to fluctuating market situations. फिर जो कंपनी है इसने एक हॉल ले रखा है रेंट पे फॉर द पर्पस ऑफ सिटिंग कम वेटिंग लाउंज फॉर इट्स कस्टमर्स. Now, besides, every day there is downtime of 1 hour during the working hours for computers and other machines. तो ये सारे इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है ना, वेस्टेजेस देख रहा है कि कहाँ कहाँ कंपनी की वेस्टेजेस हो रही हैं. फिर जो इंटरनल ऑडिटर है ऑफ द कंपनी वांट्स टू कवर दीज मैटर्स एंड रिपोर्ट देम. लेकिन जो मिस्टर एक्स है, जो मैनेजर है कंपनी के, वो बोल रहे हैं कि ये मैटर जो है इंटरनल ऑडिट से इसका मतलब नहीं है, तो आप चुप रहो, आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो अब आप अपनी ओपिनियन बताओ कि क्या होना चाहिए. इंटरनल ऑडिटर इन्होंने अपॉइंट कर लिया और उसको सुन रहे नहीं है, बदतमीजी दिखा रहे हैं. सो दिस इज अबाउट इंटरनल ऑडिटर. ये 700 सीरीज में नहीं है. तो इसमें यू हैव टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड एंड टेकिंग सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस. तो इंटरनल ऑडिटर 610 और इंटरनल ऑडिटर वाले चैप्टर से ये है. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इतना इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं है, सो आई मार्क इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसकी लैंग्वेज पढ़ के एकदम से आंसर क्लिक नहीं हो रहा है. तो ये वाला जो आंसर है ना, दिस इज नॉट फ्रॉम एस एस 610 ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे हम यूज़ नहीं करें. अगर यहाँ पे होता कि मिस्टर ए किस तरह से इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज़ करेगा, तब वहाँ 610 आता. तो यहाँ सिंपली इंटरनल ऑडिट से ही है ये क्वेश्चन. एंड दिस इज अबाउट जो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग है या फिर रिव्यू ऑफ वर्क बाय इंटरनल ऑडिटर है, उसी में ही एक हेडिंग है रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पे ना आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं इसके, और वो क्या होते हैं कि इंटरनल ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि क्या यहाँ पर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं और जो नॉर्म्स हैं कि मतलब आपको जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है, वो स्टैब्लिश्ड है या नहीं है. सो नॉर्म्स फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. तो ये तो आपका एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि दे शुड बी डिटेल्ड इनफ फॉर बीइंग यूज्ड बाय ऑपरेटिंग पर्सनल. जो भी रिसोर्सेज हैं वो इस हालत में होने चाहिए कि वो जो लोग हैं एंटिटी के उसको यूज़ कर पाए. देन ही शुड रिव्यू मेथड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स. तो ये वाले स्टैंडर्ड्स और ये वाले नॉर्म्स किस तरह से इस्टेब्लिश करें, हाउ, तो उसको रिव्यू करना है. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर वाइड डिफरेंस है बिटवीन दी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स है ना, तो इन दोनों में अगर डिफरेंसेस हैं तो इसके क्या रीजंस हैं. सो दिस यू हैव टू गेट फ्रॉम दी मैनेजमेंट. तो आपको ये चारों चीज़ें चेक करनी होती है व्हेन यू आर दी इंटरनल ऑडिटर कि किस तरह से जो एंटिटी है वो यूज़ करी है रिसोर्सेज को. सो दिस इज एज पर योर इंटरनल ऑडिट. अब यहाँ पर ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, इस वजह से हमको इन द गिवन केस में लिखना होगा कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन मेड. अब क्या क्या आपने ऑब्जर्वेशंस देखी कि एक तो उन्होंने जिम फालतू में बनवा रखा था और वो यूज़ में भी नहीं आ रहा था. सेकंड, आपने देखा कि इन्होंने बहुत सारा पैसा जो था वो अपने बैंक अकाउंट में रख रखा था, कहीं इन्वेस्ट नहीं करा था इन्होंने. और काफ़ी सारा डाउन टाइम जो था वो इनका कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज में ही चला जा रहा था कि कंप्यूटर्स वगैरह चल ही नहीं जा रहे थे, तो 1 घंटा जा रहा था इनका डाउन टाइम में ही. तो लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है वो रोक रहा था कि ये जो है ये नहीं है पार्ट. तो देखो, मैनेजमेंट का रोकना बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये इंटरनल ऑडिटर का ड्यूटी भी है और राइट भी है कि वो ये देखे कि किस तरह से जो रिसोर्सेज है एंटिटी के वो यूज़ हो रहे हैं. तो मैनेजमेंट जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के परव्यू में फॉल कर रहे हैं. ठीक है. तो इस वजह से इंटरनल ऑडिटर को ये जो भी वीकनेसेस हैं कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स के हिसाब से नहीं हो रहा है, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिकॉज बहुत सारी रिसोर्सेज तो वेस्ट ही जा रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी कोटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्वियसली. और इसकी लैंग्वेज भी जो है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज एकदम से आपको ये क्लिक नहीं होगा कि आपको इसमें क्या लिखना है. सो आई एम मार्किंग इट इंपॉर्टेंट. एक्सेल शीट में भी आई हाईलाइट दिस. ठीक है. इसको स्टार मार्क कर देते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. नाउ मैं आगे के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया था, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है. 2A में क्या है? PQR लिमिटेड जो है वो सप्लाई कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेस, सॉरी, सप्लाइज यूनिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री. PQR लिमिटेड यूनिफॉर्म बेचता है अक्रॉस द कंट्री. जो कंपनी है उसकी 4 वेयर हाउसेज हैं अलग अलग लोकेशंस पे इंडिया में, और 5 वेयर हाउसेज बॉर्डर्स में है. जो मेजर स्टॉक है वो जनरली सप्लाई होता है फ्रॉम दी बॉर्डर्स. अब पीकेआर लिमिटेड ने एसटीयू एंड कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23. और मिस्टर यू जो है वो पार्टनर है ऑफ एसटीयू एंड कंपनी. तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने फिजिकल इन्वेंट्री जो है वो अटेंड करा जो हुई इंडिया में. लेकिन ये बॉर्डर्स पे जो
हो रही थी, फिजिकल इन्वेंट्री रखी हुई थी, उसको वो नहीं ऑडिट कर पा रहे थे, उसको वो मतलब एक तरह से उसकी फिजिकल इन्वेंट्री की काउंटिंग वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बॉर्डर पे रखी हुई थी। अब इनका मेजर स्टॉक भी कहाँ से जाता है, बॉर्डर से ही जाता है। तो अब आप ये बताओ कि हाउ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ इन्वेंट्री में बी ऑब्टेन्ड, एंड हाउ इज एन ऑडिटर सपोज टू डील इन केस अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बिकम्स इम्प्रैक्टिकेबल। तो अब आप ये बताओ कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं दैट आर अनअवॉइडेबल। नाउ हाउ विल दी ऑडिटर डील, बिकॉज मेजर स्टॉक भी आपका बॉर्डर से जा रहा है। तो देखो क्या होता है ना ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर इम्प्रैक्टिकेबल होता है। अब बॉर्डर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम यही मान रहे हैं कि यहाँ पर जो है इम्प्रैक्टिकेबल इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि जान को खतरा हो अगर कोई जाए वहाँ। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे देर आर थ्रेट्स टू सेफ्टी, थ्रेट्स टू सेफ्टी अगर है, तो फिर ऑडिटर क्या करता है ना, तो फिर ऑडिटर कुछ ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करता है। ठीक है, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। ना ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं कि आप इंस्पेक्शन कर लो डॉक्यूमेंटेशन का ऑफ सब्सिक्वेंट सेल, जो भी मतलब सेल हुई है उस इन्वेंट्री की, और जो भी उससे पहले आपके परचेजेस हुए हैं। तो आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स में एक तरह से इंस्पेक्शन कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड परचेज। तो सेल्स और परचेज के बेस पे आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो। अब इन वाले ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स को यूज करके देर आर चांसेस कि ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है। तो फिर उस केस में ऑडिटर के पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो अपनी ऑडिट रिपोर्ट। अब इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, इस वाली सिचुएशन में जिन स्टॉक के लिए वो कर पा रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री ऑब्टेन, तो उसकी तो उसी अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट इशू करेगा। बट अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ही परफॉर्म ऑडिट ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, और अगर उससे भी उसको नहीं मिल रहा है तो फिर उसके पास एक ही रास्ता रहेगा कि वो मॉडिफाई कर दे। तो आंसर देख लेते हैं, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इसमें ये है कि स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में लिखना है तो उसको फिजिकल इन्वेंट्री करनी होगी जब तक कि इम्प्रैक्टिकेबल नहीं हो। तो फिजिकल इन्वेंट्री उसको किस किस के बारे में करनी होगी, जो भी स्टॉक उसका अदर देन बॉर्डर्स पे है। तो ये वाले पॉइंट्स में आपको इसमें लिखने होंगे कि फिजिकल इन्वेंट्री करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स की, किस तरह से मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को करता है। फिर ऑब्जर्व करेगा परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्ट करेगा और अपनी तरफ से भी काउंट करेगा। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इवैल्यूएट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट एंड खुद से भी करेगा काउंटिंग। नाउ परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन कि क्या वो एक्यूरेटली है या नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास में अपने लिए तो यार एक लिमिटेड ही उसके पास टाइम होता है ना। इस वजह से वो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स को भी देखता है और वो लोग किस तरह से काउंट कर रहे हैं वो भी देखता है। फिर वो उससे क्या करता है, मैच करता है जो उसने खुद से परफॉर्म करे होते हैं टेस्ट काउंट्स। और फिर वो ये कंक्लूड करता है कि क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है या फिर ठीक लग रहा है, और वो ओपिनियन दे देता है। तो इस तरह से वो करता है। नाउ अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर आपको वही सारे पॉइंट्स लिखने जो मैंने आपको बताए, और आपको ये लिख देना है कि अगर वो नहीं कर पा रहा है ऑब्टेन तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो मॉडिफाई कर देगा अपनी रिपोर्ट को। नाउ इन सम केसेस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऐसे 705 को कर दो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और लिखी है ऐसे 200 में, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड केस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव और टू बी सेटिस्फाइड विद ऑडिट एविडेंस दैट इज लेस एंड परसुएसिव। फर्दर अगर अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है तो अल्टरनेट प्रोसीजर्स करो। तो मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे 200 भी ये बोलता है कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है, कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा लग रही है या डिफिकल्टी हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, नहीं। आप क्या करो, आप यहाँ पे ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाओ। तो सिर्फ ये बोल रहा है आपका ऐसे 200। तो इट कैन नॉट बी अ वैलिड बेस कि आप जो हो कोई ऑडिट प्रोसीजर को ओमिट कर दो। आपको फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग तब तक करना है जब तक प्रैक्टिकेबल है। और इनकेस बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकेबल है, और बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकेबल आपका स्टैंडर्ड तभी बोलता है कि अगर तुमको जान का ही खतरा है। बट अगर तुम ये सोच के नहीं कर रहे हो फिजिकल इन्वेंटरी जिसमें बहुत टाइम लगेगा, तो फिर ये एक वैलिड रीजन नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ दोनों ही पॉइंट्स लिखने हैं बिकॉज आपके आंसर में भी लिखा हुआ है, और आधे स्टॉक के लिए तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पॉसिबल है ना। इस वजह से उन्होंने फिजिकल इन्वेंट्री के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं जब वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट लिखते हैं वो भी लिखना है। तो ये चीज़ भी आपको लिखनी होगी इस आंसर में। ठीक है, सो दिस वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अपने 501 खोलोगे तो आपको दोनों ही हेडिंग्स बहुत आसानी से दिख जाएंगी। तो मैं इसको मार्क नहीं कर रही इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगे डिफिकल्ट तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, बट वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, नोट से भी करोगे तब भी लिख पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीए पैक जो है क्वालिफाइड सीए हैं और इनको असाइनमेंट मिला है एफपी लिमिटेड का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। उन्होंने सारा अप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिया है फॉर द आइटम्स रिलेटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लेकिन
जब वो बैलेंस शीट के आइटम्स ऑडिट कर रहे थे, तो सीए पैक ने क्या करा, लेफ्ट आउट ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या फिर कंफर्मेशन फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। इन्होंने अकाउंट्स रिसीवेबल से कंफर्मेशन नहीं लिया, और अकाउंट्स रिसीवेबल भी 150 लाख के थे। Now he continued as it is from the last year on the affirmation of the management that there are no receipts and further credits during the year. इन्होंने मैनेजमेंट की ही बात पे रिलाई कर लिया। मैनेजमेंट ने बोला कि यहाँ पे कोई रिसीट्स या क्रेडिट्स नहीं है, तो इन्होंने जो जैसा बैलेंस था उसी को इन्होंने लास्ट ईयर की बेसिस पे मान लिया। Now CA Bank therefore excluded from the audit program the audit of accounts receivable on the understanding that it pertains to preceding year which was already audited by the predecessor auditor. तो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने ये मान लिया कि ये जो मतलब उन्होंने एक तरह से ओपनिंग बैलेंस को चेक नहीं करा। सो दिस इज समवेयर रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंस वाला ऐसे। तो इन्होंने प्रीडिसेसर ऑडिटर ने तो ऑडिट करा ही है, ये सोच के, और इन्होंने क्या करा, उस पर प्रोसीजर्स लगाए नहीं, उस पर एविडेंस इन्होंने लिया ही नहीं। तो अब आप बताओ कि क्या यहाँ पर इन्होंने ये जो करा है वो ठीक करा है। सो दिस इज फ्रॉम दी एसे 510। तो 510 का ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट्स और आपका ओपनिंग बैलेंसेस, ऐसे 510 का है। तो अब बताओ इसमें क्या होगा। तो देखो, अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी आप रिलाई कर रहे हो, तो आप रिलाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो है रिलाई तब नहीं करना है अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस में कोई पॉसिबिलिटी है मिस स्टेटमेंट्स की। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट बोल रहा है कि यहाँ पे कोई फर्दर वो नहीं है, और आप कुछ भी अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना होगा, व्हाट मेजर्स यू नीड टू टेक, एंड ऑल्सो आपको सजेस्ट करना है करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर। तो देखो, इस आंसर में क्या है ना, इस आंसर में ये तो वही वाला, एक सेकंड, इस आंसर में ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है कि क्या जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से आपके करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कुछ मटेरियल इफेक्ट आए, एंड जो भी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज ओपनिंग बैलेंसेस में है वो क्या अभी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई हो रही है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो ये तो आपका ऐसे 510 बोलता है विद रिगार्ड्स टू योर ओपनिंग बैलेंस। नाउ व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, तो current auditor may be able to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balance by pursuing the copies of audited financial statements। वो क्या करेगा, वो पिछले ऑडिटर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मंगवा लेगा। तो इसमें यही है कि ऑर्डिनरली क्या होता है, जब तक हमें ये ना लग रहा हो कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है फॉर एनी काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट, जैसे कि ऑडिटर जो है उसको अगर बहुत सारी कमियां लग रही हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या बहुत सारे वेरिएशंस लग रहे हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो फिर वो क्या करेगा, डिटेल में चेक करेगा। अदरवाइज ऐसे ये बोलता है कि आप जो वो रिलाई कर सकते हो ऑन द क्लोजिंग बैलेंस जो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट करे थे, मतलब जो इस साल के आपके ओपनिंग बैलेंस हो गए। नाउ फॉर करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज, some audit evidence about opening balances may be obtained as part of current period audit procedures. For example, the collection of accounts receivable during the current period will provide some evidence of their existence, rights, obligations, completeness and valuations. तो ये बोल रहा है कि assets और liabilities पे ना it's better कि आप assertions लगाओ। इन एडिशन ऐसे 505 भी आपका ये बोलता है कि आप जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेकर के कंफर्म करो और फिर ऑडिट एविडेंसेस लो, और आपको ऐसे 580 के हिसाब से भी रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेने होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने यहाँ पे आपको बोला है कि आप जो रिलाई कर सकते हो, बट आप सिर्फ मैनेजमेंट के अकाउंट्स पे ही रिलाई नहीं करोगे, आप मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लोगे। लेकिन ऐसे 580 भी ये चीज़ क्लियरली बोलता है कि ऐसा नहीं है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ली तो ऑडिट एविडेंस ही ना लो। तो अब इस सिचुएशन में करना क्या है, तो इन द गिवन केस क्या हुआ है, मैनेजमेंट ने एक तरह से सीए पैक को रोका है। अब रोका है मैनेजमेंट ने, तो अब आप बताओ, आप ऑडिट करने गए और आपको मैनेजमेंट रोक रही है, तो क्या आपको डाउट नहीं आएगा। तो सीए पैक ने क्या करा, सीए पैक ने बिलीव कर लिया प्रीसीडिंग ईयर बैलेंसेस हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड एंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट देयर आर नो रिसीट्स एंड क्रेडिट्स, उन्होंने इसको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया। बल्कि यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था ना, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा था ना कि मैनेजमेंट रोक रही है, तो सीए बैक शुड हैव रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर द व्यूज एंड एक्सप्रेशन, एंड ही शुड आल्सो नॉट एक्सक्लूड द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम हिज ऑडिट प्रोग्राम। बिकॉज यहाँ पे उसको कुछ दाल में काला लगना चाहिए था, मैनेजमेंट रीस्ट्रेन कर रही थी, इस वजह से यहाँ पे उसको 510 में जो ये चीज़ लिखी है ना कि इंडिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो वो चीज़ को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना चाहिए था, और वो वेरीफाई कैसे कर पाता, विद द हेल्प ऑफ ऐसे 505 के एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सो यस, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन बल्कि इट इज अ ट्विस्टेड क्वेश्चन, तो मैं आपको बोलूंगी कि इसको आप मार्क कर लो, और इसको आप नवंबर 23 आप किस पोर्शन में मार्क करो ना, जो आपका पॉइंट दे रखा होगा स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स में।
लाइक असेट्स एंड लाइबिलिटीज वाले में, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है कंफर्मेशन लेना है। तो कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी का मतलब है कि आपको जो है कंफर्मेशन लेना है। देखो इसमें ना एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं, इस स्टैंडर्ड में क्या है कि इन्वेंट्री में जनरली ये होता है कि इन्वेंट्री में आप क्या करो ना, इन्वेंट्री में आप प्रीडिसेसिंग ऑडिटर के उस पर रिलाई कर सकते हो ओपनिंग बैलेंस पे। मतलब वैसे तो इसमें ये है कि आप सारी ही चीज़ों पे ओपनिंग मतलब रिलाई कर सकते हो इनकेस आपको कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिले। बट इन्वेंट्री के केस में आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री के केस में आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना होता है, तो उसमें आपको ओपनिंग बैलेंसेस देखने होते हैं। और असेट्स और लायबिलिटीज में आपको क्या लगानी होती है ना, एजर्शंस लगानी होती है। और रिजर्वेशंस आप तभी लगा पाते हो जब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशंस करते हो। बट यहाँ हमने ऐसे 580 को इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट रिस्ट्रेन कर रहा है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन आल्सो। बट क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी दी सफिशिएंट एविडेंस, फॉर दैट यू नीड एसए 505। तो ये जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे 510 में ना, जहाँ पे ये असेट्स लायबिलिटीज वाला पॉइंट दे रखा है, वहां लिख दो कि रेफर नवंबर 23, और नवंबर 23 का ये है आपका 2B क्वेश्चन। ठीक है, बुक में वहाँ लिख दो, तो उससे आप यहाँ पहुंच जाओगे, और तो मेरी पीडीएफ भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये है आपका रिपोर्टिंग का, इसमें आपको रिपोर्ट को फ्रेम करना है। तो फैम एसोसिएट्स जो हैं ये ऑडिटर्स हैं होम लिमिटेड के, और होम लिमिटेड ने 55% शेयर्स ले रखे हैं इन सैम लिमिटेड ऑन 15 अक्टूबर 2022। जब ऑडिट हो रहा था होम लिमिटेड का, तो ऑडिटर्स को ये पता लगता है कि कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो फेयर वैल्यू थी सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, वो सर्टेन नहीं हुई थी, एंड विच इज सिग्निफिकेंट एंड आर अकाउंटेड ऑन फॉर ऑन एस्टिमेट बेसिस ओनली। तो देखो, फैम एसोसिएट्स ने क्यों की 55% शेयर्स, फैम एसोसिएट्स हैव बीन ओके, होम लिमिटेड, सॉरी नॉट फैम लिमिटेड, फैम एसोसिएट्स नहीं, होम लिमिटेड ने क्या करा, 55% शेयर्स सैम लिमिटेड के एक्वायर कर लिए। अब बिकॉज होम लिमिटेड ने सैम लिमिटेड के 55% शेयर्स एक्वायर कर लिए, सो दिस मेक्स होम लिमिटेड द पेरेंट कंपनी ऑफ सैम लिमिटेड। और ये चीज आपके कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली लिखी हुई है कि जब भी कोई सब्सिडरी अगर है, एसोसिएट अगर है, तो होल्डिंग कंपनी को अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो। लेकिन ये लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने करा ही नहीं, क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि जो फेयर वैल्यू है वो असर्टेन नहीं थी, और सिर्फ एस्टिमेट ही आप कर सकते थे, असर्टेन नहीं थी। तो अब आप बताओ कि क्या करें। फैम एसोसिएट्स तो ओपिनियन दे रहा है होम लिमिटेड के लिए ना, तो कैसी ओपिनियन देगा वो। अब बिकॉज ये एक होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी है तो उसको सीएफएस प्रिपेयर करना चाहिए था ना, बट इसने नहीं करा। तो अब आप बताओ कि यहाँ कौन सी ओपिनियन आएगी। तो देखो, सबसे पहले आप ना यहाँ पर केस एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है कि इन्होंने ऐसे ऐसे करके 55% लिए थे, लेकिन इन्होंने प्रिपेयर नहीं करी, और इन्होंने ऐसा बोला कि अकाउंटिंग जो है हम एस्टिमेट बेसिस पे ही कर सकते हैं, बिकॉज सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू सर्टेनेबल ही नहीं है। तो देयरफॉर अकाउंटिंग इज डन ऑन एस्टिमेट बेसिस ओनली, और ये करेक्ट नहीं है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियली मिसस्टेटेड है ड्यू टू नॉन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी। ना मटीरियल मिस स्टेटमेंट अगर आपने डीम करा है कि वो परवेसिव है, तो परवेसिव ही हुआ, क्योंकि ये मतलब 55% शेयर्स हैं, आपने सीएफएस भी प्रिपेयर नहीं करा है। तो देयरफॉर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपने यहाँ पर एडवर्स ओपिनियन क्यों करा, बिकॉज इट वॉज मटीरियल एंड परवेसिव, एंड साथ में आपके पास ये प्रॉपर एविडेंस है कि इन्होंने जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंसोलिडेट नहीं करे। सो दैट्स वाई यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन। अब उसके बाद में एडवर्स ओपिनियन की लैंग्वेज क्या होती है, एडवर्स ओपिनियन की लैंग्वेज होती है दैट इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and explanation given to us, because of the significance of matter that is described in basis for adverse opinion section of our report, जो companies consolidated financial statements हैं, they do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles जो कि generally acceptable है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं तो हम एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स कर देते हैं, बट यहाँ हम क्लियरली बोल रहे हैं दैट दे डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्रिपेयर ही नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप बताते हो कि दे हैव नॉट कंसोलिडेटेड, क्योंकि ये कोई रीज़न थोड़ी हुआ कि असर्टेनेबल नहीं थे तो हमने नहीं कंसोलिडेट करे, तो इनको कंसोलिडेट करने चाहिए थे, और इस वजह से हमने यहाँ क्या दे दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, क्योंकि कंपनी से आके बोलती है सब भी आपको लिखना है ना। अगर सैम लिमिटेड बीन कंसोलिडेटेड, मेनी एलिमेंट्स इन देयर कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड हैव बीन मटीरियली अफेक्टेड, और जो इफेक्ट्स थे ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फेलियर टू कंसोलिडेट हैव नॉट बीन डिटरमाइंड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कंसोलिडेट ये कर भी देते तो भी इन पे फेयर वैल्यू तो इन पे नहीं थी ना, तो भी आपका जो सीएफएस होता वो उसका पर्पस तो सॉल्व नहीं होता ना, क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर तो तब भी नहीं दे पाता। तो कंपनी की ये गलती ही थी, कंपनी को फेयर वैल्यू एस्टिमेट करनी चाहिए थी,
निकालनी चाहिए थी और उसके बाद ही जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए था। तो जो इफेक्ट्स हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑफ द फेलियर टू कंसोलिडेट हैव नॉट बीन डिटरमाइंड, मतलब ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर वो कंसोलिडेट करते भी तो भी मतलब उसका कुछ इफेक्ट तो आता ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि ये हमने एस्टिमेट बेसिस पे करे हैं, बट इन्होंने तो यहाँ कंसोलिडेट ही नहीं करे। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पर दे रहे हैं एक एडवर्स ओपिनियन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको भी मार्क कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। थर्ड वाला तो डिलीट ही हो गया है। फोर्थ का है एक, एमएनएस बैंक लिमिटेड जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ एनपीएस से सफ़र कर रहा है। अप्रैल 2023 में क्या हुआ है, मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि हम जो है कुछ एनपीए बेच देते हैं। नो बैंक जो है इट इज़ डूइंग दिस एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब सेल ऑफ एनपीए की जो एक्टिविटी है पहली बार कर रहे हैं ये। तो मैनेजमेंट है उसने कुछ एनपीएस को सेलेक्ट करा है फॉर द सेल, तो ये सारे एनपीएस को इन्होंने सेलेक्ट करा है। अब आप जो एक इंटरनल ऑडिटर हो बैंक को, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू स्क्रूटनाइज द प्रपोजल जो कि ब्रांच ने करा है, और उनको बताओ कि क्या वो कर सकते हैं, उनको एमपीए बेच देना चाहिए या क्या करना चाहिए। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर बैंक ऑडिट, और ये सेल ऑफ एनपीए वाले पार्ट से है। सो यस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेल ऑफ एनपीए में पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सेल ऑफ एनपीए में सबसे पहले तो ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए कि क्या क्या पॉलिसी हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ले डाउन करी हैं रिलेटिंग टू द प्रोसीजर्स, वैल्यूएशन एंड डेलीगेशन। देन सिर्फ उन एनपीएस को आपको बेचना होता है जो एनपीएस जो कि बुक्स में एनपीए हैं फॉर एटलीस्ट 2 years। नाउ एनपीएस हैव बीन सोल्ड और परचेज्ड विदाउट recourse only, that is entire credit risk associated with NPA transferred to purchasing bank. Then subsequent to sale of NPA does not assume any risk related to sold NPAs. साथ में एनपीए हैव बीन सोल्ड एट ओनली कैश बेसिस एंड बैंक इज नॉट परचेज्ड एन एनपीए विच इट ओरिजिनली सोल्ड। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जो है ध्यान रखनी होती है, मतलब ऑडिटर को एग्जामिन करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो लिस्ट है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो जो एनपीए है वो कम से कम 2 साल के लिए एनपीए हो। अब यहाँ पे किस एनपीए की बात हो रही है, किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 23। सो दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, बिकॉज हम लोग मार्च 23 तक का देखेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि, एक सेकेंड रुको मैं एक बार कंफर्म कर लूँ ये चीज़। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसीज़ को, फिर वो कम से कम 2 साल तक एनपीए हो, देन विदाउट रिकोर्स ओनली हो, दैट मीन्स जो भी इंटायर क्रेडिट रिस्क है एसोसिएटेड वो परचेजिंग बैंक में आना चाहिए। देन सब्सिक्वेंट कोई भी लीगल, ऑपरेशनल या कोई भी और रिस्क नहीं हो, बैंक को ऐसा नहीं लग रहा हो बैंक, और फिर ये केवल कैश बेसिस पर ही हो, एंड परचेज नहीं करना है जो ओरिजिनली सेल करी थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। तो हमें सिर्फ उनकी बात करना है जो कि इन बुक्स हो फॉर एटलीस्ट 2 years। अब यहाँ पर हम ना फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं चलेंगे, यहाँ हम चलेंगे अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग। तो अप्रैल 2023 से पहले कौन कौन सी जो आपकी एनपीएज हैं वो है, मतलब 2 साल जो हम देखेंगे, दीज 2 years विल बी प्रायर टू अप्रैल 2023, दैट मीन्स अप्रैल 21 तक हम देखेंगे। तो अप्रैल 21 तक जो होंगी वो होंगी, तो इसमें आपकी 21-22 वाली तो हट गई, ठीक है, ये वाली तो आपकी हट गई, एमएन आयरन वर्क्स वाली। उसके अलावा अप्रैल 21 तक और सारी आ रही है, 18-19 वाली भी आ रही है, 17-18 वाली भी आ रही है, 20-21 वाली भी आ रही है, 20-21 वाली भी आ रही है, और 19-20 वाली भी आ रही है, सिर्फ ये वाली हटी है 45.3 वाली, ठीक है। तो एक्सेप्ट दिस जो भी सारी हैं दे आर रिमेन, तो इसलिए उनको आप बेच सकते हो। तो बेचने के साथ आपको ये सारे पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं कि अगर जो सेल है, इफ़ इट इज़ बिलो द नेट बुक वैल्यू, तो जो भी शॉर्टफॉल होगा दैट शुड बी डेबिटेड टू P&L, और अगर सेल वैल्यू हायर है देन द बुक वैल्यू, तो फिर जो भी एक्सेस आएगा दैट शुड बी, एक्सेस प्रोविजन शिल नॉट बी रिवर्स, बट इट वुड बी यूटिलाइज टू मीट द शॉर्टफॉल या फिर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ अदर एनपीए। तो अगर लॉस है तो उसको आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा इफ सेल इज एट अ बिलो प्राइस। लेकिन अगर सेल आप ज़्यादा वैल्यू पे कर रहे हो बुक वैल्यू से, तो फिर जो भी आपकी लॉसेज हैं दूसरे एनपीए के उसको कवर करने के लिए वो यूज़ होगा।
और ये चीज़ भी आपको मेक श्योर करना है कि बैंक ने जो भी एनपीए बेची थी उसी को ही वो परचेज ना कर रहा हो, कैश बेसिस पर ही हो, एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस सोल्ड टू अनदर बैंक एट कंटेंजेंट प्राइसेस। फिर सब्सिक्वेंट टू सेल बैंक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कोई लीगल ऑपरेशन या कोई और रिस्क है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पॉलिसी ले डाउन करी हो, एंड एसेट्स जो है वो विदाउट रिकॉर्ड्स ओनली होना चाहिए। दैट इज जो भी रिस्क है वो भी ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं कि रिस्क तो अपने पास है और हमने एनपीए बेच दिया है। सो दिस इज हाउ द दिस क्वेश्चन इज। तो ये एक है तो डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इसमें बस यही था कि फाइनेंशियल ईयर वाइज देखना है, तो आपको जिस डेट को आप देख रहे हो ना उससे आपको 2 साल लगाने हैं कि हम जो है बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो ये क्वेश्चन मेजरली फोकस जो कर रहा है वो आपका उस बात पे ही कर रहा है 2 साल वाली, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे कि जब आप बेच रहे हो तो क्या क्या ध्यान आपको रखना है। तो अगर आपने बैंक ऑडिट वाला चैप्टर स्किप करा होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो बैंक ऑडिट में ये चीज़ लिख लो कि ये टॉपिक पूछा गया है ना। सीए सोनू जो है वो प्रैक्टिसिंग है सिंस 2008 और ये स्पेशलाइज्ड है कॉर्पोरेट ऑडिट्स में और कंपनी लॉ मैटर्स में। ड्यू टू हिज गुड प्रैक्टिकल नॉलेज उनको एडिटरशिप ऑफर हो गई कंपनी ऑडिट जनरल में, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं ली काउंसिल से रिगार्डिंग दिस एडिटरशिप। तो अब आप बताओ कि क्या उनको गिल्टी माना जाएगा अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, या फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं थी स्पेसिफिक परमिशन की, जनरल परमिशन से ही उनका काम चल जाता। तो ये बात हो रही है आपकी क्लॉज नंबर 11 की। सो दिस इज फ्रॉम क्लॉज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो इसमें अगर आप एडिटरशिप लेते हो या फिर आप प्रोफेशनल जर्नल्स की एडिटरशिप करते हो, मतलब तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में आपको एक एक्सेप्शन है कि आप जनरल परमिशन से कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिटरशिप ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये मेरे अकॉर्डिंग गिल्टी नहीं होना चाहिए। तो एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। जनरल परमिशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडिटरशिप, तो ये प्रैक्टिसिंग है लेकिन एडिटरशिप ही कर रहे हैं और ये जनरल परमिशन में कवर्ड है, इसलिए ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी। सो दिस वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन और ये आपका सीधा सीधा आपको मिल जाएगा आपके क्लॉज नंबर 11 में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ये, चलो मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देती हूँ, बिकॉज अगर आपको ये पीडीएफ व्यू करनी होगी तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना कि कौन सा क्लॉज है ये, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। और हम पहुँच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का। तो ये है ये वाला जो क्वेश्चन है ग्रुप ऑडिट का है, इसमें यू हैव टू टेल द प्रोविजंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। ऑल्सो आपको बताना है कि कौन कौन सी सिचुएशंस में आपको सीएफएस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन है। तो ग्रुप ऑडिट के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि उसको अपने यू नो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में कंसोलिडेटेड भी बनाने होते हैं एज पर सेक्शन 129। देन उसको अगर वो नहीं प्रिपेयर कर रहा है तो उसको स्केड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लाई करना होता है, अगर कंपनी जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस। नाउ फिर आपको सब सर्कमस्टांसेस बताने कि कौन कौन सी सिचुएशंस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू प्रिपेयर सीएफएस। तो कौन कौन सी सिचुएशंस में नहीं होती है, तो आपको 3 सर्कमस्टांसेस बताने हैं एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर एएस और एज पर इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो कंपनीज एक्ट में क्या बोला है, कंपनीज एक्ट में 3 कंडीशन है कि अगर होली या पार्टली ओन सब्सिडरी है और सारे के सारे मेंबर्स को बता दिया गया है कि हम सीएफएस नहीं बना रहे हैं और उन्होंने ऑब्जेक्ट भी नहीं करा है, फिर उसकी अल्टीमेट या इंटरमीडियरी होल्डिंग जो है वो सीएफएस फाइल करती है रजिस्ट्रार के पास में, और उसकी जो भी सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड नहीं है, ना तो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में या आउटसाइड इंडिया में। तो ये 3 सिचुएशंस अगर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट। देन आता है एज पर एएस। एएस क्या बोलता है, एएस 21 कि अगर कंट्रोल टेम्पोरेरी है या फिर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन है तो मत बनाओ सीएफएस। देन इन्वेस्टमेंट एंटिटी में क्या है, अगर वो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट एंटिटी भी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो वो भी सीएफएस नहीं बनाएगी। और ये जो टेम्पोरेरी कंट्रोल वाली रिस्ट्रिक्शन है इंडिया 110 में नहीं है लेकिन एएस 21 में ही है। तो ये सारी की सारी कहानी यू हैव टू राइट एंड देन आई गेस यू विल गेट दी मार्क्स, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो लिख लेना जितना आपको ध्यान आए, सारा ही आ जाएगा, ये तो फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप ऑडिट का। सो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ग्रुप ऑडिट का पहला वाला टॉपिक ही था आपका नवंबर 23 का क्वेश्चन, पूरा का पूरा एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी सारी चीजें हम लोगों ने पूछ ली थी, ठीक है। दिसंबर 21 में इन्होंने स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट एंटिटी को टेस्ट किया था। नाउ अनदर क्वेश्चन जो है इट इज पी लिमिटेड के पास में वन सब्सिडरी है मिस्टर के एंड मिस्टर एक्स आर इंटरेस्टेड। क्या पी लिमिटेड हैज मोर देन वन सब्सिडरी वेयर मिस्टर के एंड मिस्टर एक्स आर इंटरेस्टेड।
के नेक्स्ट जो है वो डायरेक्टर्स हैं पी लिमिटेड में. These concerns have numerous intercompany transactions for past many years. Some of the subsidiary companies are continuously bearing losses but are being financed by one or the other agencies in the market. One of the independent directors of a subsidiary reported the matter to central government and requested for an investigation, as he is of the opinion that these companies are being operated to benefit certain specific persons. तो फिर मिस्टर क्यू जो है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा कि भैया ऐसे ऐसे शिकायत आ रही है, जाओ जाके इनकी इन्वेस्टिगेशन करो. तो अब आपको गाइड करना है मिस्टर क्यू को कि वो क्या क्या करेंगे इन्वेस्टिगेशन में. इन्वेस्टिगेशन इनको किस चीज़ की करनी है. इनको ऐसा है कि कोई ना कोई सब्सिडरी जो है वो लॉस तो बियर कर रही है, लेकिन एक दूसरे को ये लोग फाइनेंस करके उसका सारा का सारा लॉस जो है वो कवर कर देते हैं. तो ये मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर का है. तो इस केस में हाउ विल यू आइडेंटिफाई, तो ये लॉस वाले का है. इसका आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन एक बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स हैं. तो उसमें है एज पर सेक्शन नंबर 216, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि रीजंस हैं, उसको इंस्पेक्ट वो अपॉइंट करता है वन और मोर इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स एंड इट्स मेंबरशिप फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द 2 पर्सन कि कौन कौन यहाँ पे फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, देन किस किस का मटीरियल इन्फ्लुएंस है, एंड विच हैव और हैड बीन beneficial interest in shares of a company and who are or have been beneficial owners of significant beneficial owners. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफाइन करता है स्कोप. तो सबसे पहले तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कहानी लिख दी, देन स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वेल मैंने आंसर चेक करा अभी, तो इट इज़ अ क्वाइट लेंदी आंसर एंड इसका मुझे आज सच कोई टॉपिक भी नहीं मिल पाया नोट्स में. तो इट्स बेटर कि आप इसको अवॉइड कर दो, है भी ओल्ड सिलेबस का. इनकेस ये आगे रिपीट होगा किसी आरटीपी में या किसी उसमें तो वील सी दिस. बट अभी के लिए आई वोंट रिकमेंड कि आप ये करो. 5 मार्क्स के लिए जितना इन्होंने यहाँ कंटेंट लिखा है, दिस इज़ वेरी वेरी मच. तो ये आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखते हैं ना, वरना अटेम्प्ट ही मत करना, आई वुड सजेस्ट. इस पर हम अपना और टाइम नहीं लगाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. Mr. R has been appointed as stat auditor of Famous Limited, which is a listed company. Now, as per the terms of acceptance of audit, the whole audit fee shall be payable in 4 installments. मतलब 3 लाख की 4 installments होंगी, and shall be paid after every limit review done on quarterly basis and conclusion of audit committee meeting of every quarter. तो उन्होंने बोला 4 इंस्टॉलमेंट में दोगे फीस को, और वो भी आप तब दोगे जब एक लिमिटेड रिव्यू हो जाए क्वार्टरली बेसिस पे एंड कंक्लूजन ऑफ ऑडिट कमिटी जो आ जाए हर क्वार्टर के बाद में, एंड फुल एंड फाइनल पेमेंट शैल बी डन आफ्टर द ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड. तो फर्म ने क्या करा, 2 पेमेंट्स उसको मिल गए ऑन टाइम, लेकिन जो थर्ड पेमेंट था दैट वाज सपोज टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, बट वो मिल रहा है उनको मंथ मार्च में, वो भी 25 मार्च को. उसके साथ में उनको रिमेनिंग पार्ट भी मिल गया फीस का. अब आप बताओ कि ये जो अबव स्ट्रक्चर है क्या ये ठीक है in the light of applicable provisions? This is also a good question. Now CAP जो है, he has been representing Messrs VS and Associates for income tax appellate tribunal for the case of escaping income assessment for 1617. Now there were unidentified credits in the books. CAP was the stat auditor of the company that time and did not mention anything about such credit in his audit report. Later it was found that he had sufficient evidences to believe that these credits were liable to be taxed. In order to make his case stronger, he produces false documents and made witness present false statements. तो अब आप बताओ कि CAP जो है कहाँ कहाँ पे वो व्हाट डू यू थिंक प्रोविजंस अगेंस्ट CAP अंडर डिफरेंट एक्ट्स. अब यहाँ पे इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट को नहीं मेंशन किया है, बट ये पूरा का पूरा तो आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस है ना, इसलिए आपको यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अगेंस्ट में तो उनको लायबल मानना ही होगा. तो उसमें भी आपको सारे के सारे क्लॉजेस यहाँ पे कोट करने होंगे. अब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको एक बार देख लेते हैं कि लोगों ने किस तरह से लिखा है. तो पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट इंस्टॉलमेंट्स वाला, तो चैप्टर 10 क्या बोलता है काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का, कि जो मेंबर इंस्टीट्यूट का इन प्रैक्टिस या फिर पार्टनर है अगर प्रैक्टिसिंग का, तो ही शिल नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर अगर वो इंडेटेड है टू द फर्म, मतलब उसने गारंटी दी है, मतलब गारंटी दी है एक तरह से, इनडायरेक्टली इंडेटेड है वो फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख. ना अंडर सेक्शन नंबर 141 क्या दे रखा है कि कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाती है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अगर वो या उसका रिलेटिव जो है वो डायरेक्ट इंडेटनेस में 5 लाख से ज़्यादा है और इनडायरेक्ट में 1 लाख से ज़्यादा है, मतलब गारंटी वगैरह में. हाइवर जो रिसर्च कमिटी है आईसीआई की, उसने एक्सप्रेस करा ओपिनियन दैट वेयर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर बाय क्लाइंट, द ऑडिटर रिकवर्स द फीस ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस as and when part of the work is done without waiting for the completion of whole job, he cannot be said to be indebted. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ना इन्होंने बोला था कि आप जो 3-3 लाख की इंस्टॉलमेंट हमें हर क्वार्टर में दे देना. बट हुआ क्या
कि इनको मतलब टोटल 12 लाख्स मिलने थे, जिसमें कि 6 लाख तो इनको टाइमली मिल गए। लेकिन इन्होंने जो थर्ड क्वार्टर का था, सॉरी लास्ट क्वार्टर का जो था, इन्होंने तो यही लगाया कि 2 क्वार्टर्स, मतलब एक तरह से इनको एक इंस्टॉलमेंट जो जनवरी वाली थी, वो इनको किस में मिली है, वो इनको मिली है मार्च में। तो इन्होंने ये बोला है कि ऑल्दो इनको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ा था, लेकिन इनका तो फीस का स्ट्रक्चर ही ऐसा था ना कि सब प्रोग्रेसिव बेसिस वाला। तो एज एंड व्हेन पार्ट ऑफ वर्क इज डन विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ होल जॉब ही कैन नॉट बी सेड टू बी इंडेटेड। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडेटेड है। ठीक है। ना कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि इन द इंस्टेंट केस मिस्टर आर इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट स्टैट ऑडिट ऑफ फेमस लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है, एंड इट वाज डिक्लाइंड इन द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस दैट द होल ऑडिट फीस शैल बी पेबल, क्या बोल रही हूँ मैं, इट वाज डिसाइडेड नॉट डिक्लाइंड, कि मतलब ये डिसाइड ही हुआ था ना कि हम चार चार इंस्टॉलमेंट्स में आपको फीस देंगे, हर इंस्टॉलमेंट के बाद में क्वार्टरली बेसिस पे। अब ही हैज रिसीव्ड द ऑडिट फीस ऑफ ₹3 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 क्वार्टर्स, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का जो था वो उनको नहीं मिला था, वो उनको मिला सारा का सारा फीस प्रोग्रेसिव बेसिस पे। तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते। अब देखो वैसे क्या हो रहा है ना, इन लोग का कहना ये है कि कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि 5 लाख से ज़्यादा की अगर आपने एक तरह से उनको, मतलब इनका ये है ना कि तुमको पैसे नहीं मिले अगर कंपनी से और तुम कंपनी के लिए काम करे जा रहे हो, तो एक तरह से तुम ये लोग ये मान लेते हैं कि आपने क्या दिया है, आपने उनको ना यू आर इंडेटेड टू दैट कंपनी, मतलब आपने एक तरह से उनको लोन दे रखा है। ठीक है। तो इसमें यही होता है कि मतलब ये लोग ये हैं कि आप जो हो, अगर आपने प्रोग्रेसिव बेसिस पे, मतलब इसमें एक्चुअली ये होता है कि जो चैप्टर 10 है वो ये बोलता है कि या तो लिमिट जो स्टैट्यूट में है वो, ठीक है, और अगर लिमिट स्टैट्यूट में नहीं है तो अगर 1 लाख से ज़्यादा आप इंडेटेड हो तो आप जो हो ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते हो। और आपका कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं, अगर डायरेक्टली इंडेटेड हो तो 5 लाख, और अगर गारंटी या सिक्योरिटी से हो तो 1 लाख। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना B23 के पेपर में भी। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये रहता है कि ऑल्दो इनको यहाँ सिर्फ 6 लाख मिले हैं, 6 लाख इनके ड्यू है, बट 6 लाख जो थे वो ऐसा थोड़ी है कि गोल हो गए हैं, वो ऐसा हुआ है कि लास्ट में इनको मिल गए जब इनको पूरा काम हुआ। तो इनका तो फीस का स्ट्रक्चर ही ऐसा था ना कि इनको प्रोग्रेसिव बेसिस पर ही मिलनी थी। तो प्रोग्रेसिव बेसिस पर क्योंकि मिलनी थी फीस, तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि जो है यहाँ पर वो इंडेटेड हो गया। बट हाँ, अगर यहाँ पर ये मेंशन होता कि उनको प्रोग्रेसिव बेसिस पे फीस नहीं मिल रही है और तब भी ऑडिटर क्लाइंट इसको डिले करा जाता, तो हम मान लेते कि यहाँ इंडेटेड है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो है दिस ऑडिटर इज नॉट लाइक। ठीक है। नाउ उसका दूसरा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो दूसरा दे रखा है चॉइस में क्वेश्चन। इसमें कौन कौन सी क्लॉजेज में गिल्टी होगा या कौन कौन से एक्ट्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट में ही होगा कि कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक सीए अगर एक्ट कर रहा है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और क्लाइंट, और उसके बिहाफ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने उसकी बात रख रहा है, तो एनी पर्सन हु एक्ट्स और इंड्यूसेस एनी मैनर अदर पर्सन टू मेक एंड डिलीवर टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज, कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है या डिक्लेरेशन देता है और उसको पता है कि वो फॉल्स है, तो उस केस में क्या होता है, वो लायबल हो जाता है अंडर सेक्शन नंबर 278 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फर्दर, चार्टेड अकाउंटेंट को अगर पता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 7 ईयर्स तक का। ठीक है। नाउ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये भी बोलता है दैट इफ एन अकाउंटेंट और मर्चेंट बैंकर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है ना या कमिश्नर ऑफ अपील्स है ना, वो उसको बोल सकता है कि तुम जो हो 10,000 रुपये दो फॉर ईच सच रिपोर्ट जो तुमने गलत प्रेजेंट करी है। सो दिस इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन सी एक्ट क्या बोलता है ना, दिस ये वाला पोर्शन आई डोंट थिंक कि आपके लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंट है, बट सी एक्ट 1949 में जो जो क्लॉजेज हैं वो डेफिनेटली आपके लिए रेलिवेंट है। तो इसमें क्या है, एक तो आप क्लॉज नंबर 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे, और क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। नाउ क्लॉज नंबर 5 क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 5 ये बोलता है कि आपको पता है कि वहाँ पर एक मटीरियल फैक्ट है विच वॉज नोन टू यू बट विच वॉज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट उसका डिस्क्लोजर नेसेसरी था, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्लॉज 5 तो ये बोलते हैं। क्लॉज 6 क्या बोलता है, क्लॉज 6 ये बोलता है कि आपको अगर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिली है, नोन टू हिम अपीयर कर रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर नहीं हो रही है और वो ज़रूरी थी, वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हो जाते हो। यहाँ पर क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो है बट मटीरियली मिस स्टेटेड है, तो उसने अगर अपीयर नहीं करी हो जबकि उसको पता था कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो गलत है, तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं और इट इज़ वेरी मच क्लियर कि देयर वर अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं करा इस बारे में कि अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट्स मिसिंग है, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्लॉज 5 में गिल्टी हो गए। उसके अलावा भी इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गई, क्लॉज 6 में गिल्टी हो गए। तो इन व्यू ऑफ अबव वो लायबल हो जाएंगे 271 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और साथ में क्लॉज नंबर 5 और क्लॉज नंबर 6 में सी एक्ट में भी ये गिल्टी हो जाएंगी।
तो यहाँ पे 2 एक्ट लग रहे हैं इन पे, एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एक सीए एक्ट भी लग रहा है। बट मुझे जितना लगता है आपके लिए जो रेलिवेंट रहेगा वो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ सीए एक्ट वाला रहेगा, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट के बारे में आपके कोर्स में इतना कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं और में है, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट वाला मुझे लगता है कि ये ज़्यादा रिलेवेंट है। दिस वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा नॉट सो डिफिकल्ट। और पहला वाला पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, दैट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो, सो दिस वाज अबाउट योर नवंबर 23 का पेपर डिस्कशन। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं फिर अब न्यू कोर्स की वीडियोस के साथ में, मे 24 की वीडियोस के साथ में। उसमें आपको मे 24 में तो एमसीक्यू का पेपर नहीं मिला था, तो हम लोग एमसीक्यूज जो है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के बाद ही उसी वीडियो में ही सेम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे ना, मे 24 के पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में।